नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार एडवांस में अपने कल के बाजार की तैयारी करने के लिए, क्योंकि यहां पर ईटी नाउ स्वदेश पर आपकी हम करवाते हैं एडवांस में तैयारी, मार्केट बंद होने के बाद का सबसे दमदार शो। और इसके साथ ही हम आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। तो अपने सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं वो तौर तरीके जान लीजिए। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ YouTube पर जाना है। कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ YouTube पर जाइए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। कल की तैयारी में YouTube पर कमेंट करते वक्त ध्यान रखिए अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले। किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है, किस भाव पे लिया है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। और इस आधार पर हम आपकी विशेष तैयारी करवाएंगे। याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे उसके जवाब कल के शो में यानी शुक्रवार को दिए जाएंगे, और जिन सवालों को आपने बुधवार को यानी पिछले दिनों पूछा था उसका जवाब आज दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने कल सवाल पूछे थे वो ध्यान से पूरा शो देखें और उनके जवाब आज दिए जाएंगे। इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज sharmilajoshi.com की फंडामेंटल एनालिस्ट शर्मिला जोशी जी जुड़ चुकी हैं। शर्मिला जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अजीत मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। आप दोनों ने अपना कीमती समय निकाला इस शो के लिए, उसका बहुत बहुत पहले से ही आभार। चलिए, तो जरा बाजार का चेक ले लेते हैं और उसके बाद समझते हैं बाजार में आखिर रणनीति आज क्या बनाई जाए। तो निफ्टी लेकर आइए। लगातार पांचवां दिन जब बाजार जो है वो गिरावट के साथ बंद हुए हैं। एक वक्त पे लग रहा था कि शायद थोड़ी बहुत रिकवरी नजर आ सकती है, लेकिन 24,900 के पास जो है वो निफ्टी साफ तौर पर नजर आया। वहीं बात करें अगर हम बाकी इंडेक्स की यानी बैंक निफ्टी की, तो यहां पर भी आप देखिए 55,000 के नीचे यानी 54,950 के पास जो है वो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग यहां पर ली है। दबाव दोनों इंडेक्स पर ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कई सेक्टर्स पर भी नजर आया, वो भी हमने आपको बताया है। लेकिन जरा मिड कैप और स्मॉल कैप यानी ब्रॉडर मार्केट को भी एक बार रडार पे ले आते हैं। 0.5% कमजोरी के साथ बंद हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए, यहां पर भी लगभग 0.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। चलिए, इन सबके बीच में निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट जरा आपके लिए लेकर आते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीएल निफ्टी का टॉप गेनर आज का रहा। लगभग 2% की यहां पर तेजी नजर आई। हीरो मोटो 1.5% चढ़कर बंद हुआ। एक्सिस बैंक हिंडाल्को में लगभग आधा परसेंट की जो है वो तेजी नजर आई और ओएनजीसी में लगभग 0.5% की उछाल देखने को मिला। दबाव कहां था? निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए। ट्रेंट आज भी गिरावट का शिकार, कल भी टूटा था और आज भी 3% से ज्यादा की तेजी गिरावट माफ कीजिएगा यहां नजर आई। निफ्टी का टॉप लूजर पावर ग्रिड यहां पर देख सकते हैं लगभग 3% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली थी। कल ये चला था स्टॉक। टाटा मोटर्स यहां पर 0.25% की गिरावट देखने को मिली। टीसीएस में 2.5% का जो है और वो प्रेशर देखने को मिला। एशियन पेंट्स में भी लगभग आपको साफ तौर पर 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो खराब नजर आया। 813 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए और जो डिक्लाइंस का था पलड़ा वो भारी था, यानी 2019 शेयर ऐसे थे जो कि आज दबाव देते नजर आए। डिक्लाइन भारी थे और एडवांसेस जो हैं वो आज कमजोर नजर आए। तो बाजार का पूरा ब्यौरा हमने दे दिया, हेडलाइंस के रूप में आपको बताया कि कौन से सेक्टर्स में और खबरों के दम पे कहां कहां एक्शन नजर आया। अजीत जी, बाजार तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेंड्स में नजर आ रहा है, जैसे चला था वैसे ही अब गिरता नजर आ रहा है। ऐसे में चिंता गहराती हुई। आज हालांकि कल से स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में थोड़ी बेहतरी जरूर नजर आई, लेकिन बंद होते होते बाजार ने तो सब कुछ ठंडा कर दिया। तो ऐसे में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या रणनीति होगी? शुक्रिया प्रशांत। बिल्कुल, देखिए कल तक का जो सिचुएशन था तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट लग रहा था, बिकॉज आप अपने जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस 20 EMA के पास आए थे निफ्टी में और वहां से आप रिस्पेक्ट कर रहे थे करीब 25,040 के लेवल को। आज की सेशन में आपने ना ही केवल उसको ब्रेक किया बट डिसाइसिवली क्लोज किया आपने अराउंड द डेज लो। तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली डेंट किया है, बिकॉज 3 हफ्ते की रिकवरी के बाद ये हफ्ता ऑलमोस्ट जो 3 हफ्तों के गेन्स थे उसका हाफ एटलीस्ट हम इरेज कर चुके हैं अभी तक। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन डेफिनेटली थोड़ी सी लग रही है कि प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज आपके जो दो की सेक्टर्स हैं बैंकिंग और आईटी। आईटी तो नो डाउट काफी ज्यादा प्रेशर झेल ही रहा है,
बैंकिंग की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। और जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, चाहे वो ऑटो हो, एनर्जी हो, मेटल्स अभी भी स्ट्रांगली बना हुआ है, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आनी शुरू हो गई। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो ब्रेथ है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। तो इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि नो डाउट 24,900 के पास एक सपोर्ट ज़रूर है निफ्टी में और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट 24,800 के पास भी है। बट जो मेजर मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है, वो 24,750 के पास है। जब तक 24,750 होल्ड करता है, तब तक एक उम्मीद रहेगी कि आने वाले दिन में एक रिबाउंड देखने को मिले। बट यहाँ पे अभी एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं करने हैं व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स, जब तक कि आप 25,050 के लेवल्स को दोबारा से रिक्लेम ना कर लें या फिर आप 24,850 के पास पहुंच जाए। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर जरूर है, कॉज थोड़ी स्टेबिलिटी दिखी है अपने को प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में। बट 54,900 यहाँ पे मेक अ ब्रेक लेवल है। तो ये अगर गया तो फिर थोड़ा बहुत दोबारा से आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच है बैंकिंग में। निफ्टी में आपको अभी डिप का वेट करना है, वो फ्रेश बाइंग। बैंकिंग में अभी थोड़ा सा वेट करिए। वेट करने की सलाह और बाकी जो है निफ्टी पे भी आपको रणनीति जानने को मिलती हुई। अब चलिए शर्मिला जी आपके पास आएंगे। हमें बताइए, रियल्टी शेयरों में लगातार तीसरे दिन हम कमजोरी देख रहे हैं। जब इतनी लगातार डाउन ट्रेंड्स नजर आते हैं तो बहुत सारे लोग एंट्री के मौके भी खोजते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको रियल्टी क्या लगता है कि कई सारे स्टॉक अब उस स्तर पे आ गए हैं जहां पर एंट्री का मौका बन सकता है, या अभी भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली रणनीति रखनी होगी? देखिए, वेट एंड वॉच इसलिए रखनी होगी बिकॉज वी आर नॉट क्लियर ऑफ मार्केट डायरेक्शन, और कोई भी सेक्टर उससे फिर इट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि अगर पूरे मार्केट का मूड खराब है तो एक सेक्टर कितना होल्ड आउट करेगा। हैविंग सेड दैट, आई थिंक आई लाइक इट एज अ सेक्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से चीजें हुई है इंडियन इकोनॉमी में, उसके साथ साथ जो जरूरतें सामने आ रही है स्पेशली इन टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स, वहां पर मेरे हिसाब से रियल एस्टेट की डिमांड काफी अच्छी रहेगी। और अगर आपको स्टॉक्स चुनने ही है तो यू आइदर गो फॉर सम टॉप लाइन नेम्स लाइक गोदरेज प्रॉपर्टी और उस तरह के स्टॉक्स, डीएलएफ, जो हु आर कंफर्टेबली प्लेस्ड, मैक्रो टेक डेवलपर्स जो बड़ी सिटीज में अच्छी तरह प्लेस्ड है, या तो ऐसे डेवलपर्स जो टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स को टारगेट कर रहे हैं और वहां पर उनके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ग्रोथ ज्यादा टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में आएगी। So I'm positive on the sector, but having said that, we cannot really think that it will be a sector that will sort of defeat the tide of the market. चलिए, तो सेक्टर पर तो पॉजिटिव, लेकिन जो फिलहाल बाजार का मूड और माहौल है उसमें कहीं ना कहीं आपको वेट एंड वॉच रखना होगा, आगे रणनीति बनानी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके सवालों को भी शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। सागर कुमार का सवाल सबसे पहले, एसबीआई इन्होंने खरीदारी की हुई है, 910 की इनकी बाइंग है और 100 शेयर इन्होंने रखे हुए हैं एसबीआई पे। हालांकि नज़रिया इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन अजीत जी एसबीआई कैसा लगता है आपको? और आप साफ तौर पर कह रहे थे कि बैंकिंग में तो थोड़ा वेट एंड वॉच है। एसबीआई हालांकि इनकी बाइंग 910 की है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि मिड टू लॉन्ग टर्म का ही नज़रिया लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफ़ी लंबे टाइम से ये अगर हैं, बिकॉज़ अगर मैं डिविडेंड वाले पार्ट को ऐड करूँगा तब जाके शायद मुझे वो लेवल्स नज़र आएँगे जिन लेवल्स की ये बात कर रहे हैं। बिकॉज़ अदरवाइज़ एडजस्टेड बेसिस पे मुझे जो रिकॉर्ड हाई नज़र आ रहा है करीब 894 का है एसबीआई में, और वो भी आए हुए काफ़ी समय हो गया है। तो डेफ़िनिटली आप उन लेवल्स के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं जहाँ पे आपने बाइंग की थी। और प्रशांत, बिल्कुल देखिए, यहाँ पे बैंकिंग की अंडर परफॉर्मेंस ज़रूर रही है, बट पीएसयूज़ ने काफ़ी हद तक सरप्राइज़ किया पॉजिटिवली। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला है हाल-फिलहाल में, जिसमें कि एसबीआई का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है। तो मेरे हिसाब से बने रहने की राय होगी। अब यहाँ पे 840 से लेकर 850 का ज़ोन है, वो एक सपोर्ट एरिया की तरह इमर्ज होगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ज़रूर हो सकता है कंसिडरिंग द मार्केट टोन, बट ओवरऑल पॉजिटिव बायस बना रहेगा। नेक्स्ट जो टारगेट एरिया होगा वो आपका नया हाई ही होगा, करीब 900 के पास जाके आप शायद स्टॉक को पहली बार रुकते हुए देखें, उसके बाद मे बी 4 डिजिट मार्क। ठीक है, तो ये है राय आपको एसबीआई पर मिलती हुई। अश्विनी कुमार देवांगन का सवाल लेते हैं। अडानी टोटल गैस 971 के भाव पे लिया है। वोडाफोन आइडिया जो इन्होंने 10.5 रुपए के भाव पे लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं दोनों ही स्टॉक पे। शर्मिला जी बताइए, अडानी टोटल गैस का लेवल 971 और वोडाफोन आइडिया 10.5 रुपए, बताइए क्या करना चाहिए?
तो मेरे हिसाब से अडानी टोटल में तो वो बने रह सकते हैं मेरे हिसाब से, जिस तरह से अभी स्टॉक का प्राइस है, वैल्यूएशन है। आई थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये लेवल से आपको ऊपर के लेवल देखने मिलेंगे। वेयर वोडाफोन इज कंसर्न, आई एम नॉट सो पॉजिटिव। मेरे हिसाब से आपको टेलीकॉम में इन्वेस्टेड रहना ही है, तो आइदर बाय भारती एयरटेल और यू कैन बाय रिलायंस, जहाँ पे उनका दे हैव दैट, अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ है लेकिन जियो का उनकी होल्डिंग है। फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि मेरे हिसाब से यस सम रिलीफ मिला है वोडाफोन को, पर बाय इट्स नेचर ये सेक्टर जो है वो काफी केपेक्स हैवी है, और ऐसे में इफ यू हैव अ डेट, भले आपको उसमें रिलैक्सेशन मिला हो बट द डेट स्टिल स्टैंड्स, और फिर आपको नया इन्वेस्टमेंट भी करना है, वो डेट को भी रीपे करना है। सो आई थिंक योर सॉर्ट ऑफ हैंड्स विल ऑलवेज बी अंडर अ स्टोन फॉर सम टाइम। तो मेरे हिसाब से सेक्टर बहुत अच्छा है वंस अगेन, बट आई वुड प्रेफर सम अदर स्टॉक। है राय आपको? अडानी टोटल गैस में तो बने रहिए, वोडाफोन आइडिया की जगह आप अगर टेलीकॉम में रहना चाहते हैं तो भारतीय एयरटेल ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। राजू वाघचौरे हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब पर, इन्होंने सवाल पूछा है, आरबीएल बैंक पे राय जानना चाहते हैं। 271 की इनकी बाइंग है, इनके बाइंग के आसपास ही है। क्या बात है अजीत जी, आज बैंकिंग में आपने जब से बोला है वेट एंड वॉच, वही सारे सवाल आपके हक में आ रहे हैं। आरबीएल बैंक कैसा लगता है, इनकी बाइंग ठीक है 271 की? प्रशांत देखिए, बैंकिंग में जो सबसे बड़ा ओवरहैंग है अभी आपके, वो जो दो बड़े नाम हैं प्राइवेट बैंकिंग में, जैसे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, वो कहीं ना कहीं डिक्टेट कर रहे हैं ट्रेंड को। अदरवाइज आपको दोनों ही साइड पे स्टॉक्स मूव होते नजर आएंगे। जहाँ पे कि आरबीएल बैंक में स्ट्रेंथ बनी हुई है, अभी हाल फिलहाल में इसने एक रीसेंट हाई बनाने के बाद एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी इस मार्केट की कंडीशन के बावजूद भी इन्होंने 20 ईएमए को होल्ड कर रहा है। इंडिकेशन तो ये है कि पॉजिटिव टोन बरकरार रहेगी, और 268 मेरे हिसाब से ये एक इमीडिएट सपोर्ट है जिसको उनको स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट लेग में 280 के पास कॉल राइटर्स हैं, वो पास होते ही एक बार को पोटेंशियल रहेगा स्टॉक में करीब 290 295 तक के लेवल्स को दिखाने का। तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, 268 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 268 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह। नीरू आनंद का सवाल लेते हैं, आईआरएफसी पे राय जानना चाहती हैं। 182 इनकी बाइंग प्राइस है, 1000 शेयर इन्होंने होल्ड किया हुआ है और पूछ रही हैं कि कितना समय और देना होगा बेहतर जो है वो ट्रेंड्स आने में। बताएं शर्मिला जी, आईआरएफसी आपको कैसा लगता है? बाइंग तो काफी ऊपर इस तरह की है, 182। न्यूट्रल मेरे हिसाब से, अगर उनके पास उनका पेशेंस है तो बने रहे, लेकिन आई डोंट रियली, आई थिंक द स्टॉक कैन इन फैक्ट करेक्ट अ लिटिल बिट फ्रॉम हियर, तो आई लीव इट टू द इन्वेस्टर। मेरे हिसाब से इट इज फेयरली वैल्यूड एट दिस प्राइस, तो मे बी यू कैन थिंक ऑफ स्विचिंग। अगर वो किसी और स्टॉक में या सेक्टर में निवेश कर सके तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल राय, किसी और सेक्टर की ओर देखें तो शर्मिला जी बताई दीजिए आपके पसंदीदा सेक्टर, थोड़ा और उनको आसानी होगी चुनने में। So obviously one sector that I like is banking, जिसकी काफी बात हो रही है। थोड़ी देर पहले आपने एसबीआई की चर्चा की। मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में दो बैंकिंग स्टॉक्स को रखना है तो आई थिंक एसबीआई वुड बी वन एंड एचडीएफसी बैंक वुड बी द अदर। तो वो एक थीम है जिसको वो प्ले कर सकती है। या तो फिर अगर आपको इसी स्पेस में, लेंडिंग स्पेस में अगर कुछ देखना है तो मे बी यू कैन लुक एट सम ऑफ द अदर जो लेंडिंग नाम है हमारे पास, लाइक द बजाज ट्विंस या इस तरह के गुड क्वालिटी नेम्स, मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो याद रखिए बैंकिंग पसंद आता हुआ शर्मिला जी को एसबीआई जैसे स्टॉक जो हैं वो उनकी रडार में है। बढ़ते आगे, कविता ठाकुर का सवाल लेते हैं। पूना वाला फिन कॉर्प इन्होंने खरीदा है, शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। बाइंग प्राइस अजीत जी इनकी 498 की है, बताइए क्या करना चाहिए? बिल्कुल प्रशांत, देखिए एक डिस्क्लोजर पहले की, पुना वाला हमने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था कल के सेशन में, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 470 के अराउंड के स्टॉप लॉसेस हैं, करीब 525 तक के टारगेट्स हैं। देखिए इस मार्केट में भी कोई अगर स्टॉक आपका स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, इनफैक्ट पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा कि मार्केट में थोड़ा भी अगर स्टेबिलिटी आती है तो ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेंगे। तो डेफिनेटली बने रहने की आय होगी, क्योंकि हाई बीटा काउंटर है, 470 के पास का स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना पड़ेगा, और ऊपर पे करीब 530 540 तक के टारगेट्स नियर टर्म में वो एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 530 और 540 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, इसलिए बने रहने की आपको सलाह अजीत जी की राय में।
इरफान का सवाल लेते हैं और वेस्ट बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है। हावड़ा के रहने वाले हैं और जियो फाइनेंस इन्होंने 215 के स्तर पे खरीदारी की हुई है। 145 क्वांटिटी है और पूछ रहे हैं कि आगे क्या नजरिया बन रहा है। बताएं शर्मिला जी, बाइंग तो इनकी अच्छी है, 215 जैसा इन्होंने बताया है, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। इनफैक्ट बोथ द स्टॉक्स दैट वी डिस्कस, पूनावाला फिनकॉर्प एज वेल एज जियो फाइनेंशियल्स, तो अगर हम इफ आई जस्ट टाइड टू द अर्लियर क्वेश्चन जहां पर आईआरएफसी पर क्वेरी थी, तो अगर आपको इसी कनेक्टेड फाइनेंशियल स्पेस में रहना है, आई थिंक दीज आर बेटर ऑल्टरनेटिव्स। जियो फाइनेंशियल्स बिकॉज आई थिंक कि जैसे सभी जानते हैं कि एक रिलायंस की कंपनी है, तो मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, नए बिजनेसेस में वो जा रहे हैं जिनका उन्होंने ऑलरेडी पब्लिक में अनाउंसमेंट किया है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि वहां पर किस तरह से चीजें उनके लिए पैन आउट होती है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से ये अच्छा स्टॉक है और इसमें आपको बने रहना चाहिए। अच्छा स्टॉक है, बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। बागेश जी का सवाल लेते हैं। एमआरपीएल पे राय जानना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है और एक साल जो है वो इस स्टॉक को देना चाहते हैं। बाइंग प्राइस इनकी 161 की है, ऊपरी स्तरों पर लिया हुआ है, लेकिन पेशेंस रखना चाहते हैं एमआरपीएल में। बताइए अजीत जी, क्या करना चाहिए? देखिए, हाईली वोलेटाइल स्टॉक है। हम सबको पता है कि जब मूव्स आते हैं तो काफी शार्प मूव्स आते हैं, और जब डिक्लाइन भी आते हैं तो उसी तरीके से आपको प्रेशर देखते हुए नजर आता है स्टॉक। तो जैसे 280 से आपने देखा कि स्टॉक करीब 100 रुपए तक आया। अब पिछले करीब 2 क्वार्टर से आप देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन का टोन पकड़ा हुआ है। 160 के पास की बाइंग है, जो कि नियर टर्म में अभी एक बार इसने टेस्ट भी किया था। तो अभी की रिकमेंडेशन तो यही होगी, क्योंकि 1 साल तक का नजरिया है तो बने रहने की राय होगी। बट इस बार 120 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो मेरे हिसाब से एक बार को निकल जाइएगा, बिकॉज डैमेज ज्यादा सीवियर हो सकता है, बिकॉज 100 या शायद उससे भी नीचे के स्टॉक्स भी आपको लेवल दिखा दे। तो 120 के नीचे निकल जाइए, 140 के ऊपर है तो फिर फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो आपका बाइंग प्राइस है वो सरपास होते ही आपको 180 190 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो पड़ाव ज्यादा रहेंगे, बट 120 आपको ध्यान रखना है। जब तक ये होल्ड हो रहा है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये है राय एमआरपीएल पे आपको मिलती हुई। आर नरेंद्र कुमार साहब का सवाल लेते हैं। खड़गपुर वेस्ट बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है और इनकी बाइंग प्राइस जो है एचसीसी में वो 18 रुपए की है और साउथ इंडियन बैंक इन्होंने लिया है, ये इन्होंने 28 रुपए के भाव पे लिया हुआ है। इन दोनों स्टॉक पे क्या नजरिया बन रहा है? हालांकि इन्होंने अपना व्यू नहीं बताया कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का, लेकिन शर्मिला जी बताइए, एचसीसी और साउथ इंडियन बैंक कैसे लगते हैं आपको? तो साउथ इंडियन बैंक मेरे हिसाब से ठीक है, इसमें वो बने रह सकते हैं। एचसीसी में थोड़ी मेरी राय न्यूट्रल है। मेरे हिसाब से ये वैल्यूएशंस पर काफी, आई थिंक अ लॉट ऑफ द पॉजिटिव्स आर कैप्चर्ड। तो साउथ इंडियन बैंक पर राय पॉजिटिव। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। सज्जाद ने कश्मीर से सवाल पूछा है। पीसीबीएल पे राय जानना चाहते हैं। 250 शेयर्स हैं, 340 के भाव पे लिया हुआ है और यहाँ पर वो और भी जो है वो क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं। तो पीसीबीएल पे क्या राय बन रही है? 340 की बाइंग है और जाहिर सी बात है और ऐड करना चाहते हैं अजीत। बिल्कुल प्रशांत, देखिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पास्ट में स्टॉक की। बट अभी हम जो देख रहे हैं कि हाइज बनने के बाद इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024 ऑलमोस्ट आप एक साल निकाल चुके हैं एक करेक्टिव फेज में। अच्छी बात यह है कि प्राइस वाइज डैमेज कम है और इनकी बाइंग ऑलमोस्ट जो रीसेंट बॉटम्स है उनके पास की है। बीच बीच में अटेम्प्ट हुए हैं रिकवरी के, बट वो फिजल आउट हुए हैं, बिकॉज अभी 3 दिन पहले भी हमने देखा था स्टॉक में काफी शार्प मूव आके, उसके बाद फिर वो दोबारा से आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। तो नियर टर्म में हो सकता है कंसोलिडेशन का टोन बना रहे, बट क्योंकि फंडामेंटली साउंड कंपनी है और जिस तरीके से पास में हमने एक्शन देखा है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि 420 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो नियर टर्म को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। 340 जो इनका बाइंग प्राइस है मेरे सबसे मेजर क्वेश्चन है, और 420 के ऊपर करीब 480 से लेकर 500 तक के लेवल्स नियर टर्म में यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 340 का एसएल मेंटेन कीजिए, ऊपर जो है 400-500 के लेवल भी आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। सोमेन दास का सवाल लेते हैं। बांकुड़ा वेस्ट बंगाल से सवाल है। मारुति पर राय जानना चाहते हैं। 15,000 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और फिलहाल फायदे में है। पूछ रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पे होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें? शर्मिला जी। मेरे हिसाब से बने रहे, बिकॉज आई थिंक कि
जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं कि थोड़ा बहुत एक लिटिल पॉजिटिव सेंटिमेंट हैज रिटर्न टू पैसेंजर व्हीकल्स गिवन द फैक्ट कि उनके नंबर्स जो थे बहुत अच्छे, आई वुडंट से दे वर बैड, लेकिन बढ़ नहीं रहे थे। और अब ये हुआ है कि सभी ने अपने प्राइस कट्स डिक्लेयर किए गिवन दैट उनको जीएसटी में रिलीफ मिला है। तो मेरे हिसाब से मारुति में डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको बने रहना चाहिए। इतने ही सवालों को हम अब शामिल कर पाएंगे और आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे, बढ़ेंगे आगे और ले आएंगे वीआईपी शेयर्स। अजीत जी बताइए फटाफट से आज की वीआईपी पिक। बिल्कुल, देखिए मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से मेटल्स अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग स्पेस बना हुआ है, और जहां पे वेदांता वीईडीएल जिसमें कि एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है कंसोलिडेशन रेंज से, तो नियर टर्म में करीब 485 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ आप 450 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे मार्केट टोन क्योंकि प्रेशर भी है तो शॉर्टिंग साइड पे भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बंधन बैंक जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, नियर टर्म पे करीब 150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 161 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो बंधन बैंक और वेदांता पसंद आता हुआ अजीत को। शर्मिला जी आप बताइए आज आपकी पसंद क्या है? आई थिंक आज का अपना कॉन्वर्सेशन काफी बैंक हेवी है बिकॉज आई एम ऑल्सो रिकमेंडिंग अ बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। मेरे हिसाब से ऑल द चेंजेस दैट वी सीन, इफ पीपल हैव टू बोरो मोर, तो मेरे हिसाब से वो बैंक्स के लिए ही अच्छा होगा। और यही सब एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट। जो भी चेंजेस हुए इकोनॉमी में, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फैक्ट कि ये उम्मीद है कि लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे और वो कंज्यूम करने के लिए शायद क्रेडिट का इस्तेमाल करेंगे, and that is definitely going to help banks more. And overall, if you talk of even companies wanting to grow, तो वो भी बैंक्स के लिए अच्छा है, उनकी क्रेडिट ग्रोथ अच्छी रह सकती है। तो गिवन ऑल दैट आई थिंक ये एक अच्छा नाम इसमें आईसीआईसीआई बैंक का रहेगा। इसमें टारगेट्स आप 1500 के रख सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया करेंगे आईसीआईसीआई बैंक पसंद आता हुआ शर्मिला जी को। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत और शर्मिला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।